नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश मालवीय ई गेंदा क्लासेस में भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का इतिहास और उनके सिद्धांतों की एक और कड़ी में लेकर आए हैं। आज हम कोहलबर्ग और उनका नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, पूरा नाम है इनका लॉरेंस कोहलबर्ग। कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। यूएस भी आ सकता है ऑप्शन में। राष्ट्रीयता अगर पूछी जाए तो अमेरिकन। इनकी अगर प्रमुख पुस्तक की बात करें तो द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का सिद्धांत, चारित्रिक विकास का सिद्धांत के जनक या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के जनक कौन हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लगा देना लॉरेंस कोहलबर्ग। प्रमुख सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत या चारित्रिक विकास का सिद्धांत। नैतिकता का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिकता या मोरलिटी यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। वह अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस और स्कूल में नैतिक विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, बीच की कड़ी होता है। ये क्वेश्चन कई एक बार सीटेट और यूपी टेट में और रीट वगैरह में पूछा गया है। सीटेट में तो 100% पूछा गया है और घुमा फिरा के प्रश्न बनते हैं। बल्कि वह अच्छा या बुरा आचरण समाज से सीखता है। कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 3 स्तरों को 6 चरणों या सोपान हैं। 3 स्तर हैं इसके और 3 चरण में इसकी 6 अवस्थाएं अथवा 6 चरण और या सोपान भी बोल दें तो 6 होते हैं। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण के नैतिक दुविधाओं और सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण है। बालकों में चरित्र निर्माण और नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता चरित्र के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। सार्वभौमिक अवस्थाएं अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ बोलेंगे। ये अमेरिका में भी या कहीं पर भी मानव जाति की बात अगर करें तो ये जो नैतिकता या चरित्र के गुण होते हैं वही अमेरिका में लागू होता है, वही इंग्लैंड में, वही भारत में, वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं पर भी अगर बात करें तो ये लागू होता है। इसको अपन बोले सार्वभौमिक की बात करें तो ग्लोबल लेवल अर्थात संपूर्ण पृथ्वी की बात चल रही है। देखते हैं आगे। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी क्या कहा था? अवस्था का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत को क्या बोल रहा है? अवस्था का सिद्धांत, स्टेज थ्योरी भी कहा। और उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। कितनी अवस्था में अगर पूछा जाए कि कितनी अवस्था में बांटा तो उन्होंने 6 अवस्थाओं में विभाजित किया था। और उन्हें सार्वभौमिक या यूनिवर्सल माना जाता है। सार्वभौमिक का तात्पर्य कोई भी बच्चा कहीं का भी, मैं बता चुका हूँ, कोई बच्चा कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, इंग्लैंड, जापान, कहीं का भी हो, वो सारे के गुण होंगे वो एक समान होते हैं। बस लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, लैंग्वेज का। कोई भी बच्चा इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इन अवस्थाओं से जरूर गुजरता है। इसे बोले नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। कैसे आती हैं? एक निश्चित क्रम में आती हैं। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता है। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। प्रत्येक व्यक्तिगत भिन्नता होती है।
नैतिक विकास, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1958 में दिया था। लॉरेंस कोलबर्ग इनका पूरा नाम है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने 3 स्तर बताए थे, 3 स्तरों को 6 अवस्था में विभाजित किया था। आइए जानते हैं इन 3 अवस्था और 3 स्तर और 6 अवस्थाओं के बारे में। इन अवस्थाओं को अच्छे से ध्यान से देख लें। पहली अवस्था जो स्तर है, स्तर, अवस्थाएं और उम्र की बात की गई है। पूर्व परंपरागत स्तर या इसको बोले अपन प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर, 4 से वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर होता है, वो 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक होता है। अवस्था की बात करें तो ये पहली जो इसमें है, आज्ञा व दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता की अवस्था बोलते हैं। ये जन्म से या 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है बालक में। अगली अवस्था इसको अवस्थाओं के 2 अवस्था में बांटा गया है। पहला फर्स्ट स्तर है, फर्स्ट स्तर को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रत्येक स्तर को 2 अवस्था में बांटा गया है। अब आता है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता की, इसे स्वयं की आवश्यकता भी कहते हैं। और ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक माना जाता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का बालक होता है, वो अहंकार की अवस्था होती है। वो अपने आप को हीरो समझता है। अगर बालक में कोई अगर देने का प्रयास करता है, वो बराबरी करने का प्रयास करता है। तो ये जो अवस्था होती है वो अहंकार की अवस्था होती है। वो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। और उसको जो कुछ भी चीज़ चाहिए तो चाहिए, कहीं पर भी माता पिता की इंसल्ट करा सकता है। उसे चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं रहता है। अगला हमारा जो स्तर है वो सेकंड स्तर है। सेकंड स्तर में है परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। वो 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक होता है। इस अवस्था को इंग्लिश जो वर्ड दिया गया है वो कन्वेंशनल स्टेज है। इसमें अवस्था में अगर अवस्थाओं की बात करते तो ये प्रशंसा की अवस्था फर्स्ट, प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में देखिए जो उम्र है वो 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की उम्र है। वो प्रशंसा की अवस्था की उम्र अगर आपसे पूछा जाए तो 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की जो उम्र होती है वो प्रशंसा की अवस्था होती है। इसमें अवस्था में गुड बॉय नाइस गर्ल शब्दों से बालक बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हो और उसको आपके काम को कर देंगे। उनसे बोला अच्छा बालक है, कर देगा। अगला है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था मानी जाती है। वो 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की उम्र होती है। 9 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था अवस्था। थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज उत्तर परंपरागत स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। इसी को और बोला जाता है उत्तर रूढ़गत नैतिकता का स्तर। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसको इंग्लिश में बोला जाता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और ये 13 वर्ष इसकी अगर उम्र की बात करें तो ये 13 वर्ष से अधिक होता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। इस स्तर में 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है देखते हैं। समाज के साथ संबंध या सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता की अवस्था या सामाजिक समझौते की अवस्था, इसी अवस्था को बोला जाता है। और इस अवस्था में बालक समझौता करता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु। इसमें बालक अपने माता पिता की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को समझता है और इसीलिए समझौता कर लेता है वो अपनी इच्छाओं के प्रति। अगला हमारी अवस्था है सार्वभौमिक संबंध की अवस्था या सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता की अवस्था। ये 17 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र मानी जाती है। और 18 वर्ष के बाद किशोर हो जाता है। ये बालक की अवस्थाओं के बारे में बताया गया। ये जो तीनों स्तर हैं वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अगर हम इसको एक तरीके से बात करें तो इसमें जो जैसे यूपीएससी में टेस्ट होते हैं, पहले प्री टेस्ट होता है, फिर मेन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो इसी तरीके से आप याद रख लें। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये 3 स्तर हैं। और 3 स्तर में 6 अवस्थाओं को बांटा गया है और उनकी उम्र भी आपको बता दी गई है। आगे देखते हैं इनका सही तरीके से संपूर्ण वर्णन देखते हैं।
पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक होता है। इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर या चरण होता है। इस चरण में क्या सही है और क्या गलत है, बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार या दंड का प्रभाव पड़ता है। बालक इस अवस्था में क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इसको नहीं जानता है। इसको डांट दिया जाता है, वो समझता है कि ये काम गलत है इसीलिए मुझे डांट पड़ रही है, और उसकी उपहार दे दिया जाए, इनाम दे दिया जाए तो समझता है ये सही काम है। व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे के हित साधने पर आधारित नैतिक सिद्धांत होता है। जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसके नैतिक तर्क शक्ति या प्राक रूढ़िगत स्तर की मानी जाती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। दो अवस्थाओं की बात करें तो इसमें जो 2 अवस्था हैं वो पहली है इसमें आज्ञा व दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। आज्ञा और दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इस अवस्था में बालक मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः परिपक्व नहीं होता है, बालक समझदार नहीं होता है, जिसके कारण बालक को नैतिकता की वास्तविक समझ नहीं होती है। अच्छे बुरे में अंतर को बालक समाज के द्वारा दिए गए दंड व पुरस्कार के द्वारा करता है और सही गलत के निर्णय में दिए गए दंड पुरस्कार से करता है। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार मानते हैं। अतः बालक का पूर्ण व्यवहार दंड, भय और डर पर आधारित होता है। इसी कारण वह अच्छा व्यवहार करता है। कम आयु और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कौन सा काम किया जाए और कौन सा काम ना किया जाए। दंड किसके लिए करता है ऐसा? दंड से बचने के लिए। परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं, उस कार्य को न किया तो बच्चे को क्या हो सकता है? दंड मिल सकता है। परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं, उस कार्य को न किया तो बच्चे को दंडित किया जाता है। बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। इस अवस्था में बालक का व्यवहार दंड और भय पर आधारित होता है और इसी डर से अच्छा व्यवहार करता है। जो बालक होता है वो अच्छा व्यवहार करता है। अगली हमारी अवस्था है वो अहंकार की अवस्था या स्वयं की आवश्यकता की अवस्था मानी जाती है। अहंकार की अवस्था या स्वयं की आवश्यकता की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो, STGE, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। स्टेज ऑफ ईगो यानी अहंकार। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह भूख लगने पर खाना चुरा कर क्या है, खा लेता है। तो यह क्रिया अहंकार की अवस्था में आती है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है और इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से होता है तो वह काम करता है, वह इसे अनैतिक नहीं समझता है। बालक को लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरे से कोई भी इच्छा पूरी कर दें तो हमारी भी कोई इच्छा पूरी करेगा। बालक ये समझता है कि अगर मैं किसी का काम करूं तो वो भी तो मेरे लिए कुछ करे। अर्थात हम अगर किसी बालक से कुछ भी मंगाते हैं तो वो सोचता है कि मैं 10 रुपये लूँगा। उदाहरण के लिए बोले 10 रुपये खाने की चीज़ चाहिए मुझे कोई भी, तभी मैं कोई काम करूँगा। तो ये बालक की क्या होती है, एक बराबरी की लेन देन की, एक दूसरे की इच्छा पूरी करने की हमारी इच्छा पूरी करेगा, ये सोचता है। अतः इस अवस्था में बालक अपना पूर्णतः कार्य इच्छाओं पर आधारित होता है। जो बालक का जो कार्य होता है वो उसकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। उसकी इच्छा करेगी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
चाहे पीट लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं करेगा। अगली हमारी जो स्टेज आती है वो स्टेज है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र होती है और कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं इसको। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इस स्तर पर बच्चे उन सभी क्रियाओं को सही समझते हैं जिससे दूसरों की मदद होती है तथा दूसरे लोग उसे अनुमोदित करते हैं या जो समाज के नियमों के अनुकूल होते हैं। इसमें 2 अवस्था होती हैं जो इस प्रकार हैं, देखते हैं। इसमें जो थर्ड अवस्था है यानी सेकंड का फर्स्टी है, लेकिन मैंने इनको एक लाइन से कर दिया है। क्या है? थर्ड अवस्था है। 6 अवस्थाएं हैं, इसीलिए जो दूसरी अवस्था की पहली अवस्था है। प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं, तो ये तीसरी प्रशंसा की अवस्था स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा प्रशंसा करने के लिए करता है, कि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें। दूसरे और समाज के सदस्य बच्चों की अपेक्षाएं करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली प्रशंसा प्राप्त करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बालक जो होते हैं वो प्रशंसा चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी बढ़ाई हो, और अगर प्रशंसा नहीं हो तो बच्चों के अंदर एक टीस पैदा हो जाती है और वो गलत कार्य में फंस जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश पर निर्धारित होता है। इस अवस्था में बालक प्रशंसा व निंदा को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है, जो समाज को अच्छा लगता है वही व्यवहार करता है जिससे कि वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। इस अवस्था में बालक उस व्यवहार को ही नैतिक मानता है जिससे उसे प्रशंसा मिलती है। अगली जो अवस्था है वो इसकी सेकंड अवस्था है। सेकंड अवस्था अर्थात इसकी चौथी अवस्था मानी जाए सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है और इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक मानता है। अगर सामाजिक नियमों के अगर विरुद्ध कोई प्रत्येक कार्य करता है वो अनैतिक होता है, इसको बालक समझने लगता है। इस अवस्था में बालक कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर काम करता है, अर्थात वो अनुशासन का पालन यहीं से सीखता है बालक। इस अवस्था में बालक में हर कार्य सम्मान प्राप्त करने के लिए करता है। इस अवस्था में बालक हर काम स्वयं की पहचान स्थापित करने के लिए करता है। इस अवस्था में बालक अच्छे नैतिक व्यवहार को महत्व देता है और इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसीलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वो उसकी प्रशंसा करता है, इसीलिए महत्व देता है। बालक इस अवस्था में समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानता है। अगर प्रश्न बनता है कि बालक कौन सी अवस्था में समाज को स्वयं का एक लक्ष्य मानने लगता है, तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था जो है वही होगा। अगर अर्थात इसमें सेकंड अगर स्तर की बात करें तो सेकंड स्तर टॉपिक टिक लगा देना। अब इस अवस्था में बच्चे में नैतिक व्यवहार को महत्व देता है, इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसीलिए महत्वपूर्ण मानता है। क्यों महत्वपूर्ण मानता है? क्योंकि उसकी वो प्रशंसा करता है। बालक इस अवस्था में समाज को स्वयं का एक लक्ष्य मानता है
किस अवस्था मानता है वो आपको पता ही है। उत्पादकता बच्चों में नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश कानून न्याय और कर्तव्य पर आधारित होता ही है। अगर इसमें प्रश्न पूछा जाए सामाजिक आदेश कानून न्याय और कर्तव्य पर आधारित अवस्था किस अवस्था में होती है तो सेकंड स्टेज है। चौथी अवस्था है, यह अवस्था नैतिक विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। नैतिक विकास की, यहाँ से नैतिक विकास बच्चे का अच्छे स्तर का माना जाता है। यहीं से शुरुआत होती है बच्चे में अच्छे गुण डालने की, एक अच्छा नागरिक बनने की। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। हमारा थर्ड स्तर है या स्टेज है उत्तर परंपरागत स्तर। ये इसको एक और नाम है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। इसी को उत्तर रूढ़गत नैतिकता का स्तर भी बोला जाता है। ये 13 वर्ष से अधिक होता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है और नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। और इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। इसके तहत 2 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पांचवी अवस्था, अगर ये थर्ड अवस्था की बात करें तो थर्ड अवस्था में ये पहली अवस्था है और टोटल अवस्था की बात करें तो 5वीं अवस्था है। तो देखिए सामाजिक समझौते या समाज के साथ संबंध की अवस्था स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका संबंध या समझौता टूटे, वो नहीं चाहता। इस अवस्था तक आते आते वो समझने लगता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक संबंध या समझौता होता है। समझ जाता है बालक कि यहाँ तक आते आते समझता है कि समाज और मेरे प्रति क्या एक इसमें क्या है संबंध है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि समाज के नियमों का पालन करें क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है, इसीलिए हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच संबंध या समझौता टूट जाता है। इस अवस्था में बालक समाज से संपर्क या समझौते को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करता है। तो कौन सी अवस्था में करता है? 5वीं अवस्था में। उसे डर रहता है कि समाज के साथ उसका समझौता या संबंध टूट जाए। परंतु इस अवस्था में वह समझने लगता है कि यदि समाज की सहमति हो तो सामाजिक नियमों को बदला भी जा सकता है। अर्थात वह समझ जाता है कि सामाजिक जो नियम निश्चित नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास में सती प्रथा चलती थी। तो राजा राम मोहन राय ने क्या समझे, जब वो समझदार हुए, इस उम्र के स्तर पर पहुँचे, तो उनकी जो भाभी जी थी, आपने सुनने देखा, ये उनके सामने जिंदा चिता में जला दिया था। तो उन्होंने समझा और समझ करके ये उन्होंने कहा ये नियम क्या है, निश्चित नहीं है, ये परंपराएं निश्चित नहीं है, ये तो टूटती रहती हैं और बनती रहती हैं। नई परंपरा का विकास होता है, परंपराएं टूटती हैं और बनती हैं, ये प्रकृति का नियम है, ये परिवर्तन चलता रहता है। इस अवस्था में बच्चे विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होता है जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदरपूर्वक पालन करते हैं और वे यहाँ लोगों के कल्याण और बहुजनों की इच्छाओं का तर्कसंगत महत्व देते हैं। कल्याण बहुजनों की बात करूं तो बहुसंख्यक लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग। बहुजनों का मतलब किसी पार्टी बेस पर मत समझना। बहुजनों का अर्थ क्या होता है? बहुजनों का मतलब होता है एक बहुत बड़ा समूह। जनों मतलब लोगों का एक बहुत बड़ा समूह।
की इच्छाओं का तर्कसंगत महत्व देते हैं। अगली लास्ट स्टेज जो हमारी है, थर्ड स्टेज है। दोस्तों वीडियो लंबी हो जरूर है, लेकिन वीडियो में जो कंटेंट डला हुआ है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी टेस्ट के लिए, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, कोई भी टेट हो, ये टीचर्स भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जरूर देखते रहिए। सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या एथिकल या इंटरेक्शन स्टेज, इस अवस्था की विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को विवेक की अवस्था कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि विवेक की अवस्था कौन सी अवस्था को बोला जाता है, कोहल वर्ग के अनुसार विवेक की अवस्था कौन सी अवस्था को बोला जाता है, तो हम बता सकते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत को ही हम विवेक की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं और अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। बालक अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है और कुछ नियमों पर आप से बनाता है, अपने आप से बनाता है, और ये देखता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? मन से कार्य करता है। वह स्वयं अपने चिंतन के आधार पर अंदाजा लगाता है कि कौन सा व्यवहार अच्छा है और कौन सा बुरा है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने को अभिप्रेरण तीव्र होता है। यह अवस्था उच्चतम सामाजिक स्तर की उच्चतम अवस्था है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि उच्चतम सामाजिक स्तर की नैतिक विकास की उच्चतम सामाजिक स्तर की उच्चतम अवस्था कौन सी है, तो छठी व्यवस्था जो है उसको लगा देंगे। इस तरह की बात करें तो थर्ड स्टेज है, जहाँ किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता बरकरार रहती है। इस अवस्था में किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है, अपने नियमों के अनुसार बनाए बात करता है, तर्क या लॉजिक के ऊपर बात करता है। दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके ई ज्ञान द क्लासेस को ज्वाइन कर लें, और अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, धन्यवाद।